हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने बेसिकली साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में जाना था कि किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वहां की क्या सिचुएशन थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वहां की क्या सिचुएशन रही। सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों एक सिंपल वर्ड्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की ही कोशिश करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, एक रिटन रूल होता है जो कि उस कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन है वो एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल होने के साथ साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करने का काम करता है सरकार और लोगों के बीच में। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसे आसान भाषा में रूल एंड रेगुलेशन वाली बुक कह सकते हो, सिंपल। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे पहला है कि टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक लॉ टू कोऑर्डिनेट द पीपल ऑफ अ गिवन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर अपने लोगों के लिए एक बेसिक लॉ को सेट करना ताकि लोगों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेट की वजह से वो चीजें बनी रह सके। देन सेकंड है टू स्पेसिफाई विच इंस्टीट्यूशन हैज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अ कंट्री और अ सोसाइटी। किसी भी कंट्री के अंदर देखिए लोगों के जो ओपिनियन होते हैं वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग बॉडी का होना जरूरी है जो कि गवर्नमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट अगर वहां पे एक तरीके से स्टैब्लिश हो जाते तो वो अपनी मन मर्जी से काम करेगी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसे भी लिमिट में ही रखा जाता है, कहीं वो डेमोक्रेटिक की जगह एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, मन माने तरीके से काम करने ना लग जाए, इसलिए लिमिटेशन लगाना जरूरी होता है। इवन जो ह्यूमंस के राइट होते हैं उनके ऊपर भी लिमिटेशन लगी होती है। टू इनेबल द गवर्नमेंट एंड फुलफिल द एस्पिरेशन एंड द गोल ऑफ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एक तरीके से सोसाइटी के जो सिटीजन है उनका ख्याल रखना और साथ ही डेवलपमेंट यानी कि उनकी जो एस्पिरेशन है, जो आकांक्षा है, उनको फुलफिल करना। ये सारे काम क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। इंडिया में भी हमें यही सारी चीजें देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो रन की जाती है, वो भी एक रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो सिटीजन है उनको राइट्स दिए गए, फिर चाहे हम सिविल राइट्स की बात करें या फिर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगी एक बेसिक सी बात। अब हमारा मेन टॉपिक यहां से है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए इस लेसन में आपको साउथ अफ्रीका का एग्जांपल इसलिए बताया गया ताकि उसी के एग्जांपल से आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सको। तो आज की इस वीडियो में भी बच्चों हम दोबारा से एक बार साउथ अफ्रीका की कंट्री का ही एग्जांपल लेने वाले हैं और इससे हमें यह पता चलेगा कि हाँ हमें वाकई में ही कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। द साउथ अफ्रीका एग्जांपल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। ठीक है, द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जाना था कि जो ब्लैक और व्हाइट पीपल थे, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या बात कर रहे थे, इक्वल तरीके से सभी को राइट्स प्रोवाइड करवाना और इक्वल तरीके से कोई उनके बीच में उनकी ब्रीड को लेकर डिस्क्रिमिनेट ना हो, अब वो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। अब सवाल यहां पर यह आता है कि कितना ट्रस्ट रखा जाए, ये कोई भी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि चलो एक बार प्रॉमिस कर दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये प्रॉमिस हमेशा बना रहेगा, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। दे हैड देयर फियर, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। यहां पर हर किसी को अपने इंटरेस्ट को लेके कहीं ना कहीं फियर जरूर है, वो प्रोटेक्शन चाहते हैं कि भैया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी है कि जो हमारे राइट्स है वो बने रहेंगे। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द ब्लैक मेजोरिटी की। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजोरिटी के, उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दे वांटेड, वो चाहते हैं सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, ज्यादा से ज्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को, जो कि उन्हें पहले ऐसा नहीं मिला
लेते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम व्हाइट माइनॉरिटी की बात करें, गोरे लोगों की, द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। वो चाहती है कि जो उनकी प्रिविलेज है, जो उनको स्टेटस उस कंट्री के अंदर मिला हुआ था, वो बरकरार रहे। इसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके ऊपर कोई भी हक अपना ना जता ले। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। बहुत लंबे समय तक चर्चा के बाद क्या हुआ कि दोनों ही जो पार्टी थी वो क्या होगी, एग्री होगी इस चीज के ऊपर। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी सबसे लो लेवल के लोग होते हैं, पुअर या फिर वर्कर्स, तो उनका अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। और इस बात पे भी आप कह सकते हो कि दोनों ही पार्टी एग्री हुई थी कि वो पुअर्स और वर्कर्स को क्या करेंगे, कुछ बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। यहां तक सारी चीजें ठीक है। इसके अलावा द ब्लैक एग्रीड द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। यानी कि जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने ये तक भी माना था कि वो पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा कंट्री के अंदर रूल नहीं करेंगे, यानी कि वो एक तरीके से व्हाइट जो माइनॉरिटी के पीपल है उनका भी ख्याल रखेंगे। दे एग्री दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी, और ना ही व्हाइट माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है उनको लिया जाएगा ब्लैक पीपल के थ्रू। तो ये सारी चीजें एक कॉम्प्रोमाइज के थ्रू हो रही है बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। होप सो कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है। द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। अब ये जो भी आप देख रहे हो चर्चा, ये इजी नहीं है। हाउ वाज द कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड? सवाल यहां पर आता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है वो किस तरीके से इंप्लीमेंटेड होगी, क्योंकि बातचीत से क्या होगा, वो तो टेम्पररी टाइम के लिए रहेगी। तो हम ऐसा वो क्या तरीका निकाले कि ये लॉन्ग टाइम तक जो कॉम्प्रोमाइज है वो बनी रहे। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से ट्रस्ट करे, व्हाट वाज द गारंटी दैट द ट्रस्ट विल नॉट ब्रोकन इन फ्यूचर? ऐसी किस बात की क्या गारंटी है कि भैया फ्यूचर में ये जो भी कॉम्प्रोमाइज हुई है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में वो ब्रेक ना हो जाए? तो हमेशा से तो डाउट तो रहेगा ही ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके लिए जरूरत होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। यानी कि सबसे अच्छी चीज है कि ये ट्रस्ट हमेशा बने रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम रूल्स को क्रिएट कर रहे हैं उन्हें आराम से लिख लिया जाए, जो कि लंबे समय तक के लिए रह जाएंगे। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। यहां तक कि ये इस चीज में भी हेल्प करेगा कि फ्यूचर में जो भी रूलर्स आएंगे उनको कैसे चूज किया जा सकता है। दीज रूल आर डिटरमाइनिंग व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। यानी कि फ्यूचर में ये तक भी हेल्प मिल सकती है कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी उसके काम क्या है, उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न चीजें लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती है। हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था प्रॉपरली जो अनाउंस हो गया था वो 1950 में हो गया था और आज ऑलमोस्ट 76 ईयर से ज्यादा का टाइम हो चुका है। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। बट क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, लेकिन जो रूल चल रहे हैं वो पहले वाले ही हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं को ही हमने बना रखा है। तो ये अच्छी चीज है। फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। ये जितने भी रूल बनाए गए थे वो लोगों के राइट्स को लेकर बनाए गए थे। इवन यहां तक ये भी बात की गई थी, दीज रूल विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। यानी कि ये रूल तभी काम करेंगे जब जीती हुई जो भी पार्टी है वो इसको चेंज ना कर दे। और ऐसा ही हुआ। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। यानी कि साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दे आल्सो एग्रीड दैट दिस रूल विल बी सुप्रीम। जो भी रूल बनाए जा रहे हैं वो सबसे ऊंचे माने जाएंगे, सबसे टॉप लेवल के माने जाएंगे। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। और कोई भी सरकार जो भी फ्यूचर में बनेगी वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती। यानी कि इन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पार्टीज होती है उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन जो रूल्स होते हैं वो सभी के लिए इक्वल ही रहते हैं। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हीं सभी चीजों को क्या कहा गया बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स अ रीजन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। होप सो कि बच्चों यहां तक सारी चीजें आप इजिली अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। जो भी
भी आपने पढ़ा अभी तक साउथ अफ्रीका के बारे में, ये कोई यूनिक नहीं है। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक कंट्री में जो भी लोग आपको देखने को मिलते हैं उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका के केस में पढ़ा था कि वहां पे जो मेन डिस्प्यूट था वो किन के बीच था, वहां के ब्लैक एंड व्हाइट माइनॉरिटी के बीच में, है ना। अब हर कंट्री में ऐसा इशू थोड़ी है, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग इशू है। आप श्रीलंका में देखते हैं तो वहां पे कास्ट से रिलेटेड है, यानी सिन्हाला हो गया और तमिल के बीच में। बेल्जियम में आप देख रहे थे तो वहां की कम्युनिटी जो कि लैंग्वेज बेस पर बनी थी, चाहे वो डच कम्युनिटी हो या फिर फ्रेंच कम्युनिटी हो। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही हमें डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, चाहे यहाँ पे कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, ठीक है। तो हर किसी की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सभी के एग्जांपल हम साउथ अफ्रीका से नहीं ले सकते। देयर रिलेशनशिप may not have been as bad as the between the white and black in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest। यानी कि हर क्या है, लोग जो होते हैं अपने अपने ओपिनियन क्या रखते हैं, अलग रखते हैं, डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे से। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल। हर एक कंट्री के अंदर कुछ तो बेसिक रूल होने चाहिए, डजंट मैटर कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है। दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए, बल्कि एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया और अ कोऑपरेटिव। जरूरी कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही अप्लाई हो, चाहे वो आपके एरिया का क्लब हो, एसोसिएशन हो या फिर कोऑपरेटिव क्यों ना हो, सभी के ऊपर कुछ ना कुछ जो बेसिक रूल होते हैं वो इंप्लीमेंट होना जरूरी है, जो कि आप कह सकते हो कि रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे बनाए रखने के लिए और एक क्लियर डायरेक्शन के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो दैट्स अ रीजन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिन्हें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में इन्हें लिखकर आ सकते हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, 5 पॉइंट्स में हम कवर करेंगे। नंबर 1, अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रिटन लॉ होता है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है उन सिटीजन के द्वारा जो कि उस कंट्री या सोसाइटी में रह रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी ने उसे एग्री किया है, दैट इज व्हाई वो रन किया जा रहा है। इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा काम है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट पैदा करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग को बनाए रखता है। इट स्पेसिफाई हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी ये इस बारे में भी बताता है। इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट के जो भी पावर होती है उसके ऊपर लिमिटेशन भी लगाने का काम करता है। कहीं गवर्नमेंट अपने तरीके से इन रूल्स को ही ना चेंज कर दे, तो इसलिए पहले से ही कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है जो लगाई जाती है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यहां तक कि ये डायरेक्शन भी देती है, कुछ चीजें भी बताती है कि कैसे आप अपनी सोसाइटी को आइडियल सोसाइटी बना सकते हो, लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो आकांक्षा है, उन्हें फुलफिल कर सकते हो। ये सारी चीजें बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। होप सो कि बच्चों आपको अब ये तो पता चल चुका होगा कि हमें आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, और यही था आज का हमारा सेकंड पार्ट का मेन टॉपिक। देन हम थर्ड और फोर्थ पार्ट में बात करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से बना था, क्या क्या चीजें हुई थी एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, और साथ ही जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज होता है जिसे हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आपको इस लेसन का पूरा जो भी चैप्टर में बताया गया वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।